हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और ये वेक्टर्स की सीरीज चल रही है। तो आज जो है वो वेक्टर का लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर 10 में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे और ये सब डिस्कशन हो चुका था कि क्रॉस प्रोडक्ट के पास डायरेक्शन होता है और उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है। उसी डिस्कशन को, उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए आपको निकालना है व्हाट इज ए क्रॉस बी। वेक्टर ए को हमने ऐसे लिख दिया, ए एक्स आई कैप क्रॉस। वेक्टर बी को ऐसे लिख दिया, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं कि किसी भी वेक्टर को आप तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। तो वेक्टर ए को मैंने तीन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, ए एक्स ए वाई ए जेड। सिमिलरली वेक्टर बी को मैंने रिजॉल्व कर लिया तीन कंपोनेंट्स में, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब मैं डिटर्मिनेंट मेथड बताना चाह रहा हूँ। डिटर्मिनेंट मेथड क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड इस मेथड से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है कि आप ऐसे दो दो लाइन खींच लीजिए ऐसे। ऊपर लिखिए आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए यहाँ पे आई कैप के साथ क्या लिखा है, ए एक्स लिखा है। यहाँ आई कैप के नीचे लिखिए ए एक्स। जे कैप के साथ ए वाई, तो जे कैप के नीचे लिखिए ए वाई। के कैप के साथ ए जेड, तो के कैप के नीचे लिखिए ए जेड। फिर आगे बढ़िए, आई कैप के साथ क्या लिखा है, बी एक्स, यहाँ लिखिए बी एक्स। जे कैप के साथ क्या लिखा है, बी वाई, तो यहाँ लिखिए बी वाई। के कैप के साथ क्या लिखा है, बी जेड, तो यहाँ लिखिए बी जेड। ऐसे लिखिए। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये दो पैरेलल लाइन आपने खींच दी, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब इस एक्सप्रेशन को आप अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो, मतलब विस्तार पूर्वक एक्सप्रेस करना चाहते हो, इसको कैसे ये आगे खुलेगा देखना चाहते हो, तो आप इस तरह से उसको, मैं अभी बता रहा हूँ किस तरीके से इसको आप एक्सपेंड करोगे। पहले आप लिखिए आई कैप, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मतलब आपने आई कैप को चूज किया। अब आप आई कैप के से होती हुई, पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और एक वर्टिकल लाइन खींचिए ऐसे। और अब इमेजिन करिए कि ये टर्म्स जो हैं वो कट गए हैं। अब ये चार बचे, जो चार बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आया, ए वाई इंटू बी जेड। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आया, ए जेड इंटू बी वाई। दोनों को माइनस कर दीजिए, पहला टर्म ये आया। फिर पहले यहाँ पे आपने आई कैप लिखा था, फिर लिखिए माइनस जे कैप। मतलब इसको कंसिडर करिए विद माइनस साइन, यहाँ पे प्लस है फिर माइनस, माइनस जे कैप।
फिर वही काम करना है आपको। जे कैप से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए और जे कैप से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। ये टर्म्स, ये टी बन गया, ये टर्म्स कैंसिल हो गए। अब ये 4 बचे, इन 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी जेड। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स, और यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब ये ऐसी सीक्वेंस चल रहा है, देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस के कैप। अब आपने के कैप को कंसीडर किया है, तो अब के कैप से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए और के कैप से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। ये टर्म्स कैंसिल हो गए, ये 4 बचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे तो क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी वाई। और ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, ए वाई इंटू बी एक्स माइनस साइन। तो ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आया, मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो ये इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन होगा। इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आप हो सकता है गलती कर दो और हो सकता है आप याद ना कर पाओ, तो उसके लिए ये एक शॉर्ट मेथड है कि आप इस तरीके से, जो जैसे मैंने बताया वैसे इसको याद कर लो। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। और आप देख लीजिए ए क्रॉस बी करने पे जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट में आई कैप जे कैप के कैप आया, मतलब आई कैप जे कैप के कैप क्या है, ये वेक्टर्स हैं। तो जो रिजल्ट आया वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आया। तो ऐसे होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। अच्छा, आप देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है व्हाट इज ए क्रॉस बी। ए की वैल्यू क्या है, क्रॉस आप इसे कैसे लिखोगे, आई कैप के साथ क्या लिखा है 2, इसके नीचे लिख दीजिए 2, जे कैप के साथ 3, इसके नीचे लिख दीजिए 3, के कैप के साथ -1 लिखा है, इसके नीचे लिख दीजिए -1। अब यहाँ आइए, आई कैप के साथ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिख दीजिए। जे कैप के साथ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिख दीजिए। के कैप के साथ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिख दीजिए। ये आया। अब यहाँ से चलते हैं, पहले आई कैप को कंसीडर करिए, फिर क्या करेंगे अगला स्टेप, आई कैप से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए ऐसे, और एक वर्टिकल लाइन खींचिए। मान लीजिए ये टर्म्स कट गए, अब ये 4 बचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे, 3 इंटू 3 9, फिर माइनस का साइन लगाइए, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 कितना होगा, -2, फिर लिखिए माइनस जे कैप,
अब जे कैप के साथ पास होती भी, ये 2 और 1 लिखा है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब जे माइनस जे कैप, अब जे कैप से पास, जे कैप को आप कंसीडर कर रहे हो, तो जे कैप से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, जे कैप से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन खींचिए, ये टी टाइप का बन गया, देखिए यहाँ पे, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गए। अब ये 4 बचे, 2 ये और 2 ये, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, फिर माइनस का साइन लगाइए, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 हो गया, प्लस के कैप, अब के कैप को कंसिडर किया है, तो के कैप से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और के कैप से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन खींची, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, ये 4 बचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 11, 11 आई कैप हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 7, तो माइनस 7 ये कैप हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, यहाँ तक आ गया। तो जो आपका आंसर होगा वो ये होगा, दिस इज ए क्रॉस बी। अगर आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तो वेक्टर था, वो ये था, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, मतलब ये -7 का स्क्वायर है, -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 11 का स्क्वायर 121, -7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो 171 रूट 171 आया। तो यहाँ से ये आंसर आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ से हमने इसको सीख लिया, मतलब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये सीख लिया। एक क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस, जिससे धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। उस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी देखिए, मान लीजिए ये 2 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर मान लीजिए ए है, ये वेक्टर मान लीजिए बी है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है थीटा है। तो देखिए एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है, जैसे डॉट प्रोडक्ट का हमने पिछली बार एप्लीकेशन देख लिया था, 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है, अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू ए, मान लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, इसका फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, वो पैरेललोग्राम का एरिया होगा। और अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, जैसे पैरेललोग्राम का तो एरिया पूरा हो गया,
इसको आधा काट दीजिए ऐसे, तो ये ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दीजिए, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर से, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ रफली। ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, दिस एंटायर एरिया। वेक्टर ए की का कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए वेक्टर ए की वैल्यू ये आ रही है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू आ रही है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा, पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी का फिर आप मॉड निकालोगे, जो मॉड होगा मैग्नीट्यूड होगा वही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो चलिए पहले निकालते हैं व्हाट इज ए क्रॉस बी। डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, आई कैप, आई कैप के साथ 1, जे कैप के साथ -2, के कैप के साथ 3, फिर आई कैप के साथ 2, जे कैप के साथ 1, के कैप के साथ 2, ये आ गया। अब इसको डिटर्मिनेंट मेथड से हम एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले हमने लिखा आई कैप, एक लाइन ऐसे खींची, आई कैप से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन और आई कैप से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन, ऐसे दो लाइन खींची, एक ऐसे लाइन खींची, एक ऐसे लाइन खींची, ये 4 टर्म्स बचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -2 × 2 कितना हुआ, -4, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 3 × 1 कितना हुआ, 3, -3, फिर -j कैप, फिर जे कैप से पास होती हुई एक ऐसे लाइन खींची, एक ऐसे लाइन खींची, ये टर्म्स कैंसिल हो गए, अब ये 4 बचे, 2 ये 2 ये, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 × 2 कितना हुआ, 2, 3 × 2 कितना हुआ, 6, के कैप को कंसिडर कर रहे हैं, के कैप से पास होती हुई एक ये लाइन खींची, एक ये लाइन खींची, ये टर्म्स कैंसिल हो गए, ये 4 बचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 × 1 कितना हुआ, 1, माइनस 2 × 2 -2 कितना हुआ, -4, यहाँ तक आ गया। इसको आप आगे कैसे लिख सकते हो, 4 3 दोनों को ऐड करिए, -7 आया, -7 आई कैप, ये कितना आया, -4, और पहले भी माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 4 5 हो गया। तो अभी तो बेटा ये A क्रॉस B आया, दिस इज नॉट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बिकॉज जो एरिया होगा वो कोई नंबर होगा, इस तरह के वेक्टर नोटेशंस उसमें नहीं होंगे। तो एरिया कैसे आएगा, एरिया विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा,
-7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -7 को स्क्वायर करो 49, 4 को स्क्वायर करो 16 प्लस 25, 9 6 15 और 5 20, 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9, स्क्वायर रूट 90 आ रहा है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 90 जो है इस पैरेललोग्राम का एरिया है। तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता तो मैं क्या करता, इसी को हाफ कर देता तो ट्रायंगल का एरिया आ जाता। अच्छा, अब क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से क्या होता है कि हम देखिए एक तरीके से और होता है, मतलब अगर मान लीजिए हमें चेक करना है कि क्या कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स हैं, इमेजिन करिए कोई भी दो वेक्टर्स इमेजिन करिए, मान लीजिए मुझे चेक करना है क्या वो पैरेलल हैं। तो जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप, और दूसरा वेक्टर है BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZK कैप। मान लीजिए मुझे चेक करना है कि क्या ये पैरेलल हैं। तो पैरेलल होने का क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या थी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। पैरेलल होने की कंडीशन ये है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करके हम उनको उनकी पैरेलल होने की कंडीशन को निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और दो वेक्टर्स पैरेलल हैं उनको हम बहुत जल्दी एक तरीके से और भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, A वेक्टर ये है और B वेक्टर ये है 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। तो B वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो A वेक्टर है, यहाँ पे इसको मैं A वेक्टर लिख सकता हूँ 2 टाइम्स A वेक्टर। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है B वेक्टर इज ट्वाइस A वेक्टर। तो मान लीजिए स्पेस में A वेक्टर ऐसा है तो B वेक्टर इसका डबल होगा, ऐसा होगा, और आपस में दोनों पैरेलल होंगे। तो मतलब अगर ये होता B इक्वल टू 3 टाइम्स A तो भी ये पैरेलल होते। ये होता B, तब ये क्या होता, B A का 3 गुना होता। A का मैग्नीट्यूड 1 है तो B का मैग्नीट्यूड 3 होता। अगर ये होता B वेक्टर इक्वल टू 4 टाइम्स A वेक्टर तो भी ये पैरेलल होते। तो पैरेलल होने की ये भी कंडीशन है कि अगर B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू एनी नंबर 2 3 4 5 6 7 और 1, देन दे आर पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन अगर ये होता, अगर मान लीजिए होता B इक्वल टू माइनस ऑफ 2A, अगर ये है B इक्वल टू 2A तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। अगर होता B इक्वल टू माइनस ऑफ 2A तो दोनों उल्टा होते, ये A ऐसा होता तो B उसका उल्टा होता, ये B वेक्टर होता, क्योंकि माइनस लग गया यहाँ पे। साइज में डबल होता और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होता था। एक इधर होता एक इधर होता, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल, तब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होता। अगर ये A इक्वल टू 2A है, B इक्वल टू 2A है
+2a है तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है और दोनों पैरेलल है। अगर b = -2a है तो दोनों अपोजिट हैं और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब इससे आप देख के बता सकते हो कि वेक्टर्स पैरेलल हैं कि नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को देख के आप ये बता सकते हो। तो मैंने जो है वेक्टर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को दे दिया है, और इतना कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है कि आप लोग को आगे फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जहाँ कहीं दिक्कत आएगी वो हम उसी समय मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने इस पोजीशन पे पहुँचा दिया है कि पहले तो दिक्कत नहीं आएगी आगे फिजिक्स में कहीं एप्लीकेशन में, और अगर दिक्कत आई भी तो हम मिल के उसको उसी समय मैनेज कर सकते हैं। आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है। क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया इतना दे दिया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिज़िक्स में। बेसिक मैथ्स के एप्लीकेशन में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए, आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। Thank you very much for this wonderful interaction. Have a nice day. Bye.